नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन है आपका कि CO2 व CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अपने कैसे करनी है। तो ध्यान दीजिए, इसको करने के लिए अपन को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें एक तो C है यानी कार्बन, O है यानी ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड, ठीक है ना। तो अब आपको इसमें इनकी इलेक्ट्रॉन संख्या कौन की कितनी होती है, सी की कितनी होती है आपकी 4, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 4 होते हैं, जबकि जो ऑक्साइड है इसमें जो कितने 6 होते हैं। इसके कितने होते हैं 6। तो सी कितने हैं आपका सिंगल पॉइंट है, इसलिए इन्होंने सी को क्या करा, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इन्होंने सी को यहाँ पे नोट कीजिएगा, सी को अपन लिखेंगे ए से, ठीक है ना। और अब आपके पास O2 है तो ए को यहाँ पे लिख दिया, ए को अपन ने यहाँ पे लिख दिया। इनमें इनके कितनी इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 1 2 3 4 5 और इसकी होती है 6। इसकी पीछे होती है 1 2 3 4 5 और ये 6 इसकी हो गई 6 इसकी। और कार्बन की इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है 1 2 3 4, ठीक है ना। अब अपने इनको बैलेंस करना है। बैलेंस करना है मतलब सभी में बराबर आपको करना है। तो देखो 8 8 इनकी कैसे हो जाएंगी, ये 6 को 6 6 दूने 12 12 और 4 कितने हो जाएंगे, ये 12 और 4 हो जाते हैं 16। तो अपन एक के पास 8 हो जाएंगे आपके। तो देखो 2 2 4 2 6, तो अपन ने क्या करा, इसको यहाँ से ऐसे मिलाकर 2 इसके ले लिए इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने हो गए 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है। इसके भी 8 करना है तो इसको अपन यहाँ से ऐसे मिला लिए हैं। अब बैलेंस करने के लिए अब इसके भी 8 करना है, इसी के भी। तो 2 2 4 तो ये हो गए और 2 इधर से ले लो, ठीक है ना। बस ये हो गई आपके CO2 की इलेक्ट्रॉन संरचना। लेकिन इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि भैया इनके पास C के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और O के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपने पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब आपकी कंडीशन आती है CH4 की, किसकी CH4। अब ये CH4 है, आपको इसकी इलेक्ट्रॉन संरचना करनी है। तो C मैंने अभी जस्ट पहले बताया है, C के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। कितने होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको लेकिन ये पता नहीं है आपके पास H हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो H के पास कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। H के पास भी होते हैं आपके, एक H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है, एक H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अपन इसकी संरचना कैसे करेंगे, H 4 है आपके तो 4H को ऐसे लिख देंगे अपन, ठीक है। C के पास 4 है तो 1 2 3 और अपन ने कर लिया ये 4, ठीक है ना। H के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 1, तो एक इसका कर लिया, एक इसका कर लिया और एक इसका कर लिया और एक ये वाले कर लिया, ठीक है ना। कोई दिक्कत, काम खत्म। इसका एक लिख लिया इसके पास, इसका एक इसके पास लिख लिया, एक इसके पास लिख लिया और एक इसके पास ले लिख लिया और C के पास। तो सबसे पहले इन चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इसके पास कौन से कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इन चीज़ों को याद रखने के लिए आपको मैं एक सारणी बता रहा हूँ। ये है आपकी सारणी, ठीक है ना। ये आपके सामने में देखो, ये लिखा H के पास 1, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिथियम के पास ये होते हैं, वेरेनियम बोरेनियम कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सभी के पास ये होते हैं। तो मैं इसकी वीडियो शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा आपको, ताकि आप इनको सभी को देख सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप इनकी वीडियो सभी की मैं अपलोड कर दूंगा शॉर्ट, तो आप बहुत ही अच्छे से इनको सभी को जान सकते हो। ये मैंने आपको ये इसलिए बताया है। अभी ये देखिए यहाँ पे ये एक H है, इसके पास आपको भरोसा होना चाहिए कि H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और यहाँ पे देखो ये कार्बन C के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं
4, ये आपकी जो लास्ट वाली संख्या है इसको मानेंगे अपन 4, और इसकी लास्ट वाली संख्या 1 है, इसको ये मानेंगे। नाइट्रोजन की यदि बात करी जाए तो नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं। ये अभी जस्ट पहले अपन ने किया है, ठीक है ना। ये वाली वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ये वीडियो आप देख लेना, और ये इस वीडियो के सारे ही आपको इलेक्ट्रॉन संख्या सभी की निकाल लेनी है या याद करनी है। ये वाला क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो एथेनोइक अम्ल से एथेनॉल अपेक्षा ऑक्सीजन परमाणु अधिक और 2 हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं। क्या होता है एथेनोइक अम्ल में, जो एथेनोइक अम्ल जो होता है इसमें इसकी अपेक्षा, एथेनॉल की अपेक्षा एक ऑक्सीजन परमाणु अधिक होता है। किसमें होता है, एथेनोइक अम्ल में एथेनॉल से एक ऑक्सीजन परमाणु अधिक होता है और 2 हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं। आया समझ में। वास्तव में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी वाली अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, इसलिए इसे अपन ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा है कि वायु और अन्य निष्क्रिय गैस उपस्थित होती है जो एथेनोइक अम्ल की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए एथेनोइक दहन के लिए वायु का उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर बता सकते हैं। तो अपन क्या कहेंगे, एल्कोहल क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है, आया समझ में, और एवं कोई गैस भी नहीं निकलती है। जबकि एथेनोइक अम्ल क्या होता है, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराने पर बहुत ही तेज गति में CO2 गैस निकलती है, और CO2 जो गैस निकलती है, और CO2 गैस ही चूने के पानी को दूधिया करती है, ठीक है। ऑक्सीकरण क्या है, अभी जस्ट पहले ही मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बस यही है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती जाए और हाइड्रोजन की संख्या कम होती जाए, वही अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती हैं, ठीक है ना। और जैसे कि इसे ऑक्सीकृत करते हैं, इन्हें ऑक्सीकारक एजेंट भी कहते हैं, ठीक है ना, ये वाला ध्यान रखना। अब क्वेश्चन है, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। क्या क्वेश्चन है, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। कार्बन के ऐसे अपने गुणधर्म बताने हैं, तो अपन बताएंगे कार्बन के निम्न गुणधर्म हैं जिनके कारण हमें विशाल संख्या दिखाई देती है। पहला है कार्बन परमाणु श्रृंखलन, यानी कार्बन परमाणु की क्या है, श्रृंखलन। दूसरा है कार्बन परमाणु की चतुसंयोजकता श्रृंखला। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, बस यहाँ से यहाँ तक, कार्बन परमाणु का श्रृंखलन और कार्बन परमाणु की चतुसंयोजकता श्रृंखला, इनके कारण ही हमें कार्बन परमाणु, जिनके कारण हमें चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है, ठीक है ना। इसे अपन इसे याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक क्या है, आया समझ में। तो अपन इसे बोलेंगे ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन मुख्य अवयवी तत्व होता है। कार्बन मतलब ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन मुख्य होता है। क्या होता है, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन क्या होता है, मुख्य होता है, और इन्हीं यौगिकों को अपन कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक समूह किन्हें कहते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा आपका, क्रियात्मक समूह किन्हें कहते हैं। तो किसी कार्बनिक यौगिक की विशिष्ट प्रकार से जुड़ा परमाणु या परमाणु का वह समूह जो उस कार्बनिक यौगिक के अभिलक्षणिक गुणों को ये उत्तरदायी है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। देखो इसे समझेंगे कैसे अपन, देखो क्रियात्मक समूह अपन बोलेंगे किसी कार्बनिक यौगिक के, किसके, किसी भी कार्बनिक यौगिक के से विशिष्ट रूप से जुड़ा परमाणु हो या परमाणुओं का समूह। आयवसन किसी कार्बनिक यौगिक के विशिष्ट रूप से का मतलब होता है, मतलब मुख्य रूप से,
अपन लोग किसी कार्बनिक यौगिक के मुख्य रूप से जुड़ा हुआ परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिसमें कार्बनिक के यौगिक जो होते हैं इनके अभिलाक्षणिक गुणों के लिए उत्तरदायी। जो कार्बनिक यौगिक है इनके अभिलाक्षणिक गुणों के लिए क्या है, ये उत्तरदायी है, और यही क्रियात्मक समूह कहलाता है। अपन इसे अपनी शुद्ध भाषा में बोलेंगे, किसी कार्बनिक यौगिक के विशिष्ट मतलब कार्बनिक यौगिक जो विशिष्ट प्रकार से परमाणु या परमाणुओं के वह समूह जो उस कार्बनिक यौगिक के अभिलक्षणिक गुणों के साथ उत्तरदायी है, क्रियात्मक समूह कहलाता है, जैसे कि COOH। ठीक है ना। आपकी ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। पढ़िए 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, आप अच्छे से 10 ही क्वेश्चनों को याद करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।